हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात की थी अबाउट फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में, ठीक है ना। वो लिगेंड्स जिनकी डेंसिटी आपकी डेंटिसिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब वो अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के बारे में, ठीक है। क्लासिकल लिगेंड्स वो होते हैं जो केवल और केवल सिग्मा डोनर्स होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि आपके नॉन क्लासिकल जो लिगेंड्स होते हैं वो भी आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है, हमने बात की थी, ठीक है। एक तो होते हैं आपके सिग्मा और पाई दोनों को एक्सेप्ट करते हैं और देते क्या है आपका, जो डोनेट करते हैं आपका सिग्मा और पाई डोनर होते हैं और पाई एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। दोनों केस में हमने देख लिया था। उसमें भी आपका जो टाइप 1 था जो नॉन क्लासिकल का था, जिसमें आपका सिग्मा डोनेट करते हैं जो आपके लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, वो सिग्मा डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट क्या करते हैं, पाई, ठीक है। अब ये भी आपके दो टाइप के थे। अगर वो पाई को एक्सेप्ट करते हैं, आपके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो आपका एक टाइप 1 था, ठीक है। और टाइप 2 में जो एक्सेप्ट करते हैं वो आपके वेकेंट डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा क्लासिफिकेशन था जिसमें आपका पाई डोनेट करते हैं और पाई इलेक्ट्रॉनिक क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी थी जो अपने को ध्यान में रखनी थी, ठीक है ना। इसके ऊपर हमने एक जिस सॉल्ट का एक एग्जाम्पल भी देखा था, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। वहीं से आज हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है ना। जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी जो चार्ज होता है सेंट्रल मेटल के ऊपर वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी होता है, वही हम आज देखते हैं, ठीक है ना। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए जो आपके सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वही क्या होता है, इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। वो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। बिल्कुल इजी होता है। अगर मैं आपको कहूँ एग्जांपल जैसे K3 FeCN6, ठीक है, इसमें आपको Fe का क्या निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है ना। हमेशा सेंट्रल मेटल का ही हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए दो तरीके से हम निकालते हैं इसको, ठीक है ना। पहले तो क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं हम। पोटेशियम इसके ऊपर चार्ज होता है +1, तो 3 के ऊपर कितना होगा, +3, ठीक है। प्लस आयरन का हमें निकालना है तो उसे हम मान लेंगे X, ठीक है। प्लस साइनाइड पे ऊपर आपका कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, ठीक है ना। वो आपका कौन सा है, नेगेटिव एनायनिक लिगेंड होता है, ठीक है, उस पर ऊपर माइनस चार्ज होता है। और 6 साइनाइड है तो 6 × -1 दैट इज -6, ठीक है। इसको इक्वल कर दीजिए आप 0 के, ठीक है। यहाँ से X की वैल्यू आपके पास आएगी +3। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप इनको आयंस में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे K+ में रहेगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे K3 जो है आपका ये इसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। और है आपका ये FeCN6। अब एक के पे आपका चार्ज कितना है, 1+ का, ठीक है। 3 पोटेशियम है तो 3+ का चार्ज इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3K+, ठीक है। तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, -3, कितना आएगा, -3, ठीक है। ये 3K+ हो गया, ये -3 में हो गया। यहाँ निकाल लीजिए आयरन का X प्लस साइनाइड का -1 × 6 कितना हुआ, -6 दिस इज इक्वल टू -3। यहाँ से आप निकाल लीजिए तो भी आपके पास वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो दोनों तरीके हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या तो ये तरीका अपनाओ, इक्वल टू 0 कर दो,
या उनको अलग अलग आयंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, केटायन अलग और एनायन का चार्ज अलग, फिर आपको जिसका भी निकालना हो उसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइक AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ठीक है। यहाँ पे आपको सिल्वर का निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसको मान लेंगे X, NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। इस पर कोई भी आपका कुछ भी नहीं रहेगा, चार्ज जीरो है, ठीक है, प्लस जीरो। क्लोरीन पे कितना होता है -1, ये आपका -1 इज इक्वल टू आपको जीरो करना है, तो यहाँ से X की वैल्यू आपके पास आती है +1, मतलब सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना है +1, ठीक है। दूसरा इसी का तरीका, आप क्या करो, इनको आयंस में ब्रेक कर दो, AgNH3 होल ट्वाइस, ये होगा आपका Cl- और ये होगा आपका प्लस, ठीक है। इसका निकालना है तो X + 0 इक्वल टू कितना चार्ज है +1, तो यहाँ से आपके पास X की वैल्यू आएगी +1, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है ना। तो कोई भी तरीका अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं आपके सामने 5-6 एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है ना। एक एक करके उनको सोल्व करना है और आपको ट्राई भी करना है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए ये कुछ आपके पास कंपाउंड हैं, ठीक है ना, जिनके आपको क्या निकालने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सेंट्रल मेटल एटम की। ये आपका कोबाल्ट है, निकल, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, आयरन, प्लेटिनम, क्रोमियम, कोबाल्ट, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। इनके आपको क्या निकालने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, ठीक है ना। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व कराता हूँ, ठीक है ना। ये जो नीचे के 3 है, इसमें से मैं एक में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप बाकी के नीचे वाले कर सको, ठीक है ना। तो देखिए 8th नंबर अगर हम देखें, प्लेटिनम के लिए मैंने आपको बताया था कि जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यहाँ पे देखिए प्लेटिनम 2 तो क्लोरीन से जुड़ा है, ठीक है, और आपके 4 अमोनिया से, ठीक है, मतलब 6 इसका क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, ठीक है। और जब प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, +4 आता है। अब +4 को मैनेज करने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, क्योंकि Cl का -2 है, +4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2 का चार्ज आएगा। देखिए प्लेटिनम, फिर आपका Cl2 NH3 होल 4, ठीक है, ये आपका जाएगा +2 चार्ज में, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका प्लेटिनम Cl4, +2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ -2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी करना है आपको और वैसे ही यहाँ पे भी करना है, ठीक है। यहाँ पर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस करके करोगे तो प्लेटिनम का देखिए, ये तो अमोनिया NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 2 क्लोरीन पे -2 जाके उधर जाएगा तो +2 +2 +4, तो यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो -4 और उधर जाएगा तो +4 -2, यहाँ पे कितना आएगा आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इस तरह से आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे भी अलग अलग आएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। देखिए आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। यहाँ हम सिंपल सोल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको आयंस के थ्रू दिखाता हूँ। K+ है, इस पे कौन सा चार्ज होगा, -1, ठीक है। कोबाल्ट पे हमने ले लिया X, ठीक है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो 2 × 0, ठीक है। प्लस क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1, तो -1 × 2 क्लोरीन पे। SO4 सल्फेट होता है -2, ठीक है, तो +1 × -2 दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है। यहाँ +1 था तो यहाँ पे -1 चार्ज आएगा, इसको आप -1 के इक्वल कीजिए, ठीक है। अगर आपको पोटेशियम को भी ऐड करना है तो +1 कीजिए यहाँ पे और फिर एंड में =0 कर दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप सोल्व कीजिए
2 इंटू 0 ये तो हुआ 0, तो x प्लस ये 0, ये -2 और -2 -4, ये आया यहाँ पे x -4 इक्वल टू -1, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +3। ठीक है ना। फास्ट तरीके से भी आप कर सकते हो, 0, ये -2 -4, यहाँ पे है आपका -1, ठीक है, तो -4 और इधर है -1, तो इधर कितना आना चाहिए कोबाल्ट का? +3, तब जाके इक्वल टू कितना आएगा आपका? -1 आएगा। ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, +4 -1 +3, ठीक है ना। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप डायरेक्ट ही कर लोगे। ठीक है, यहाँ देखिए कोबाल्ट, ये आपका कार्बोनिल है, ठीक है, ये जो कार्बोनिल है ये आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे चार्ज होता है 0, ठीक है, तो x + 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 0, मतलब निकिल के ऊपर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस, वो आपका न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ देखिए 4K+ है आपका, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4-, ठीक है, तो x साइनाइड पे -1, तो 6 है तो -6, x -6 इक्वल टू -4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास +2। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कॉपर, x ले लीजिए, अमोनिया NH3 आपका कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, +0 इक्वल टू +2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास +2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोबाल्ट, Cl- है, x -1, NO2 -1 होता है, ये -1, NH3 0 होता है, +0, अब इसको या तो माइनस ले लीजिए NO3-, या इसको प्लस ले लीजिए, ठीक है ना। अगर उसको ऐड करना है और नहीं करना है तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू +1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, इधर जाके +2 हो जाएगा, तो x बराबर +3। ठीक है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। EDTA पे चार्ज कितना होता है? -4, ठीक है, तो Fe का x -4 इक्वल टू -1, ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई +3। ठीक है, क्लियर। आयरन, यहाँ पे देखिए H2O न्यूट्रल होता है, ठीक है, आयरन Fe x मान लीजिए, NO मैंने आपको बताया था नाइट्रोसिलियम, NO पे +1 चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रल भी होता है, लेकिन इस केस में ये मैंने आपको स्पेशल केस में भी बताया था, P ब्लॉक में भी, कि आपका FeS2O5NO ये आपका ब्राउन रिंग फॉर्म करता है। कौन सी रिंग? ब्राउन रिंग फॉर्म करता है, ठीक है, यहाँ पे NO +1 पे ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, +1, यहाँ पे SO4 2- है, तो यहाँ पे कितना आएगा? +2 इक्वल टू +2, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती है वो आती है +1, ठीक है ना। आयरन का एकमात्र ऐसा कंपाउंड है ये, ठीक है ना, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, बाकी जनरली +2 और +3 ही होती है, बट एक ही ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, आयरन पे भी +1, NO पे भी +1, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एर्थ मैंने आपको बता दिया। 9th देखते हैं, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, x मान लीजिए, Cl2NH3 होल 4, ठीक है, यहाँ अगर हम देखें कोबाल्ट का मैंने आपको बताया था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका जनरली, ठीक है ना, तो +3 को करने के लिए यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए? ये 2- रहेगा, तो उधर जाके 3 करने के लिए यहाँ पे +1 चार्ज होना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे आपका COCl2NH3 होल 4 +1 चार्ज, और यहाँ हम लिखेंगे आपका क्रोमियम CN होल 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, होल थ्राइस है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पे यहाँ पे +1 आया तो उधर -1 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3+ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3- आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब निकाल लीजिए आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कितना हुआ आपका? कोबाल्ट का x मान लो, ठीक है ना, यही मैं नीचे सोल्व कर देता हूँ, कोबाल्ट का x -2, ठीक है, इक्वल टू +1, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? +3,
तो यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रोमियम का X, साइनाइड पे -1, तो -1 × 6 -6 इक्वल टू -3, X की वैल्यू आ गई आपके पास +3, तो यहाँ पे आपका क्रोमियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। इसको नोट कर लिया होगा, आई थिंक आपने नहीं किया है तो नोट कीजिए, मैं आपको 10th नंबर का बता देता हूँ, ठीक है। क्लियर, देखिए 10th नंबर का हम देखते हैं। अगर 10th नंबर की हम बात करें, ये प्लेटिनम वाला, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मैंने आपको जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखाई थी, तब मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, Pt(NH3)(4), ठीक है, ये +2 में रहेगा, साथ में आपका PtCl4(2-), ठीक है। यहाँ से ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड हुआ, ठीक है, तो प्लेटिनम की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई आपके पास, +2 जो है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ हम निकालेंगे X, क्लोरीन पे -1 तो -4 इक्वल टू -2, यहाँ से X की वैल्यू आ गई आपके पास +2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे भी हम जो IUPAC नेम पढ़ेंगे उनमें दोबारा हम अपना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इन एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपसे नहीं हुआ तो वापस रिवाइंड करके ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उनमें हम दोबारा आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना फिर से सीखेंगे, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। इफेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है ना। इफेक्टिव आपका वो एटॉमिक नंबर रहेगा, जैसे एटॉमिक नंबर नॉर्मली क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहाँ हम बात करेंगे आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मतलब कितने इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। वो कैसे काउंट करते हैं, कुछ ना कुछ सेंट्रल मेटल के पास इलेक्ट्रॉन तो रहते ही हैं, ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और लिगेंड से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लेता है। तो वो जो लेन देन है उसमें जितने आपके सेंट्रल मेटल एटम के पास बचते हैं लास्ट में फाइनल, वो होता है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आ भी गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। जनरली आपको इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। देखिए K4Fe(CN)(6), ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आयरन की हम बात करेंगे, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीज आयरन 26, ठीक है। देखिए मतलब इतने तो इसके पास प्रोटॉन और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखिए इस पे चार्ज कितना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है वो अपने को काउंट करना पड़ेगा। यहाँ देखोगे तो 4K+ है, तो यहाँ पे 4- आएगा, ठीक है। Cn-1 होता है, तो यहाँ पे -6, यहाँ पे -4, -6 वहाँ पे जाएगा आपके राइट हैंड साइड में, तो +6, तो +6 -4 कितना होता है 2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। इसका मतलब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, मतलब 26 थे उसमें से इसने क्या किए, 2 तो लूज कर दिए, ठीक है। अब Cn, उससे Cn क्या है आपका एनायनिक लिगेंड है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। एक कार्बन ने 2 आपके एक लोन पेयर डोनेट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 Cn है, तो कितने इलेक्ट्रॉन करेगा वो डोनेट, +2 × 6 हम लिख सकते हैं। एक तो लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक Cn,
तो 6 CN है तो 6 × 2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन क्या किया आयरन ने एक्सेप्ट किए, ठीक है। यही होता है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। टोटल कितना है 26 माइनस 2 प्लस 12, तो 12 माइनस 2 हो गया 10, तो 26 प्लस 10 36, तो ये हुआ 36 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम सिंपल वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम, वही उसका क्या कहलाता है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन ए कॉम्प्लेक्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, ठीक है, वही होता है उसका आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए CONH3 होल थ्राइस 3+, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना है कोबाल्ट के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, निकाल लेते हैं। ये CO+6 कीजिए, ठीक है। कोबाल्ट X NH3 होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है, तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है +3। कोबाल्ट का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट 27, तो 27 +3 इसके ऊपर चार्ज है दैट इज -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, प्लस एक अमोनिया NH3 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 6 से कितने करेगा 6 × 2, तो 2 × 6, यहाँ से निकालिए वापस आप 27 - 3 24 + 12 दैट इज 36, ये हुआ आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसके लिए अगर हम जनरल फॉर्मूला निकालना चाहें कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, जेड आपका क्या एटॉमिक नंबर, ठीक है, माइनस ये क्या है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2 × हम ये 6 जो हम ले रहे हैं ये क्या है आपका उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, तो 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया जनरल फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है आपको इलेक्ट्रॉन का लेन देन का हिसाब रखना है, कितना है उसके पास, कितने उसने लूज किए और कितने उसने गेन किए, टोटल बैलेंस देखना है अपने को, ठीक है। और फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला भी है अपने पास, ठीक है ना, इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है ना, तो उनमें आपको क्या निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको उसके ऊपर चार्ज निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो देखिए ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, जिनको आपको क्या करना है एक बार नोट करना है और एक बार ट्राई कीजिए ताकि हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीख सकें, ठीक है ना। एक बार इसको ट्राई करो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इनका सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कार्बोनिल आपका न्यूट्रल होता है, क्रोमियम पे चार्ज कितना होगा आपका पास 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रोमियम पे 0 चार्ज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आयरन Cn -1 होता है, -6 आयरन पे आएगा +2 चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम Cl कितना है आपका -1 होता है तो ये 3 - रहेगा, तो 3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना रहेगा +3, ठीक है। ये क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। आयरन यहाँ पे साइनाइड Cn -1 होगा तो -6 इधर -3 है, 6 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपका +6 हो जाएगा, +6 - 3 आपका +3, Cn -4 लेफ्ट आपका राइट में जाएगा तो 4 - 3 कितना हुआ +1, कॉपर पे हुआ +1। आयरन ये आपका न्यूट्रल है तो आयरन पे चार्ज कितना है 0, ठीक है ना। हमने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया, ठीक है। अभी अगर हम बात करें इनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, क्रोमियम 24 जेड होता है, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, प्लस 2 × CO 2 × 6 कितना होगा आपके पास 12, आंसर कितना है आपका
36। क्लियर। आयरन का केस में 26 इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। चार्ज कितना है +2, तो आपका -2, ठीक है। साथ में साइनाइड कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 6 कितना हुआ, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 12, तो +2 × 6 ये हुआ 12 - 2 10, 10 + 26 दैट इज 36, ठीक है। यहाँ देखिए क्रोमियम 24, ठीक है। चार्ज कितना है +3 दैट इज -3 प्लस 2 × 6, 2 × इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 12 - 6 दैट इज 9, 9 + 24 कितना हुआ आपका 33, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आयरन, आयरन वापस आपका 26, ठीक है। चार्ज कितना है +3 दैट इज -3 प्लस 2 × 6 कितना हुआ फिर से 12, तो 12 - 3 दैट इज 9, 9 + 26 दैट इज 35, ठीक है। Cu कॉपर 29 इसका जेड होता है। चार्ज +1 दैट इज -1 प्लस 2 × 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, Cn होल 4 है, तो 2 × 4 कितना हुआ 29, 8 - 1 7, तो 29 + 7 कितना हुआ आपका 36, ठीक है। आयरन यहाँ पे 26 माइनस चार्ज 0 प्लस 5 × 2 2 × 5, यहाँ कितने है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5 CO ही है अपने पास, ठीक है ना। तो 26 + 10 दैट इज 36। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आप देखोगे तो 36 आता है, ठीक है ना। उसका भी एक लॉजिक होता है, ठीक है ना, उसका भी एक नियम है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि 36 आने की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपसे अगर सोल्व नहीं हुआ है तो एक बार तो आपने देख लिया ना, वीडियो को पॉज करके दोबारा ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो वो केस थे जब आपके सिग्मा डोनर्स होते हैं। सब में क्या है आपके सिग्मा डोनर्स हैं, ठीक है। CO है, CN है, NS, ये क्या है सिग्मा आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हमने पाई डोनर्स भी पढ़े हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा जब आपके पाई डोनर्स आएंगे आपके लिगेंड की फॉर्म में, ठीक है ना, तो वो भी केस हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके पाई डोनर्स का केस, ठीक है। ये तो थे आपके सिग्मा डोनर्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं नोट बना के कि फॉर सिग्मा डोनर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड सिग्मा डोनर, ठीक है ना। तो एक आपका सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो फॉर सिग्मा डोनर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एक्सेप्ट एनो। एनो में मैंने आपको बताया था ये आपका ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। पी ब्लॉक में भी पढ़ाया था मैंने आपको कि एनो जो होता है आपका ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये आपके इसके जब हम काउंट करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है ना। एक्सेप्ट एनो विच इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। तो आपके नॉर्मल तो सिग्मा डोनर आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपका एनो है वो आपका ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, वो आपके 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंसिडर्ड फॉर डोनेशन भी आप लिख सकते हो यहाँ पे चाहो तो, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड फॉर डोनेशन एक्सेप्ट एनो, ठीक है। पाई के लिए हम क्या करेंगे, फॉर पाई डोनर्स पाई इलेक्ट्रॉन्स which are in donation will be considered पाई डोनर्स में क्या होगा, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, डोनेशन में काम में आ रहे हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन डोनेशन विल बी कंसिडर्ड। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिए। हमने पढ़ा था एक
जो एग्जाम्पल था आपका C5H5 माइनस, ठीक है ना, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, ठीक है, ये आपका दो टाइप का था, ठीक है, एक तो था आपका सिग्मा और एक आपका था पाई। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप का था, ठीक है। अगर आपका दो इलेक्ट्रॉन ये माइनस, अगर ये आपका सिग्मा डोनर है, ठीक है, और एक कंडीशन में क्या है, ये आपका पाई डोनर। अगर सिग्मा डोनर है तो ये आपके ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको डोनेट करता है, ठीक है ना, तो इसे हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनर काउंट करेंगे। लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में सिग्मा C5H5 या फिर पाई C5H5, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ रहेगा सिग्मा C5H5, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा आपका पाई C5H5 माइनस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, माइनस इस पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। सिग्मा है तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, लेकिन यहीं अगर ये आपका पाई हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, ये आपके डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में होते हैं, ठीक है ना, तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन टोटल डोनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और आपके एक रिंग फॉर्म होती है, मतलब रिंग तो फॉर्म नहीं होती है, मतलब इसे हम शो करते हैं लाइक दिस, ठीक है ना, ये है आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनेशन, या इसे हम 6 इलेक्ट्रॉन डोनर बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब पाई का केस आएगा, पाई डोनर होंगे, तब आपके 6 इलेक्ट्रॉन डोनर को हम काम में लेंगे, ठीक है ना, उसके 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और अगर सिग्मा होगा तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन ही काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल था आपके पास, एक बेंजीन का होता है C6H6, उसमें क्या होता है आपके पास, वो भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है ना, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम किस में काउंट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। एक था आपका इलाइल C3H5 माइनस, ठीक है ना, एलाइल, ये भी आपका दो टाइप का था, एक तो सिग्मा डोनर में आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CH3-CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है, तो ये जो लोन पेयर आपका ये काउंट होता है आपका, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। वहीं अगर ये आपका पाई डोनर हो तो हमने देखा था आपका कि 2 और 2 आपके 4 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं डोनेशन में, तो ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करता है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ के 2 यहाँ के, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपके काउंट करता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। यहाँ से डबल लोन पे डबल में काउंट होगा, फिर डबल से वापस सिंगल यहाँ पे डबल में आपका काउंट होगा, ठीक है ना, रेजोनेंस होता है उसमें, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की कैटेगरी में काम में आएगा, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल दूं मैं, Fe पाई आपका लिखा हुआ है, मान लो C5H5, ठीक है, होल ट्वाइस, ये आपको लिखा हुआ है, इसका आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट करना है, ठीक है। आयरन का कितना होता है 26, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, पाई C5H5 पे कितना चार्ज होता है -1, ठीक है, -1 चार्ज होता है, -1 इंटू 2 +2, -1 इंटू 2, तो -2 तो इस पर है, इसको बैलेंस करने के लिए आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा +2, ठीक है, तो ये आपका -2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2, ठीक है। अब एक पाई C5H5 आपका कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो 2 इंटू 6, अगर मान लो यहाँ पे 1 होता तो मैं इसको 1 इंटू 6 करता, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं इसको 3 इंटू 6 करता, क्लियर है ना। एक आपका कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 6, 3 है तो 3 इंटू 6, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 6, क्लियर है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे, कितना आएगा 12 - 2 10, 10 + 26 दैट इज 36। वहीं अगर मैं यहाँ पे पाई की जगह सिग्मा काम में ले लूँ और मैं ये लिख दूँ सिग्मा C5H5, अब आपको बताना है एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा, वो है आपका 26, चार्ज तो -1 ही है, ठीक है, ये आपका -2 प्लस 2 इंटू सिग्मा C5H5 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, तो 2 इंटू 2,
इस केस में आपके पास आएगा आंसर 28, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। 2 एग्जाम्पल हो गए आपके पास, एक तो ये हो गया सिग्मा के केस में और एक हो गया आपका पाई के केस में, ठीक है। दोनों को आपको नोट करना है, ठीक है ना। यहाँ वापस बस आप पाई कर लीजिए, ठीक है। ये आपका पाई का केस हो गया। अगर आपको सिग्मा का करना है तो आप यहाँ वापस आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। सिग्मा C5H5 होल ट्वाइस, ये हो गया आपके इसका आंसर, ठीक है 28, क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, जो आपको ट्राई करने। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने क्लियर किया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ हम बात करें क्रोमियम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहले तो ऐसा करते हैं, ये C6H6 आपका बेंजीन, कोई चार्ज नहीं होता है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका 0 है, ठीक है। क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, तो 24 माइनस 0 प्लस C6H6 होल ट्वाइस है, मतलब 2 इंटू एक आपका जो बेंजीन होता है कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है आपके 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो ये 2 इंटू 6, इसे आप सोल्व कीजिए, 24 प्लस 12 36, ठीक है। NH3 आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है ना, डाईइन, और ये आपका इन क्या होता है आपका इथाइलिन डाईएमीन। ये आपका बाइडेंटेंट होता है, दो यूनिट का कंट्रीब्यूशन करता है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है। ये होता है डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना होता करता है ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर में 3 यूनिट का, तो 3 + 2 + 1 टोटल हुआ 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ निकल का आपका 6 हुआ, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज हम देखें, ये सब आपके न्यूट्रल हैं, ठीक है। +2 आपका निकल के ऊपर चार्ज भी कितना होगा आपके पास +2 ही रहेगा, ठीक है। निकल का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो मैग्नीज 25, आयरन कोबाल निकल 28 -2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो 2 इंटू 6, ये आपके पास आंसर कितना आएगा 6 इंटू 2 12, 12 - 2 दैट इज 10, 10 + 28 दैट इज 38, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। डाई इन और इन ये अगर नहीं हो तो एक बार फिर से रिवाइज करना आप, ठीक है ना। ये आपका 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करता है कोऑर्डिनेशन नंबर में, और ये आपका 3 यूनिट का, ठीक है ना। ये बाइडेंटेंट होता है, ये आपका ट्राइडेंटेंट होता है, ठीक है। ये आपका मोनोडेंटेंट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कॉपर C5H5 के ऊपर चार्ज कितना -1, तो 2 यूनिट है तो -2, इसको बैलेंस करने के लिए कॉपर पे +2 चार्ज आएगा, ठीक है। कॉपर का अगर एटॉमिक नंबर देखें 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू ये आपका क्या है पाई डोनर है, कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 - 2 10, 10 + 29 39, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ देखिए स्कैंडियम टाइटेनियम आता है 22, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। चार्ज देखिए C5H5 है -1, तो -1 इंटू 2 -2, यहाँ पे भी -1 इंटू 2 -2 -2 -2 -4, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ गया आपके पास +4, ठीक है। ये 22 -4 प्लस सिग्मा डोनर है ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इंटू 2 ये हो गया आपके पास 4, प्लस पाई वाला कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है 6 इलेक्ट्रॉन का, तो 6 इंटू 2 ये आ गया 12, ऐड कीजिए 4 से 4 कैंसिल, 12 + 22 ये आपके पास आया 34, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इससे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं ये जो 36 आता है वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसकी क्या कहानी, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो अब हम देखते हैं ये जो आपके 36 आ रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसका क्या लॉजिक है या उसके पीछे क्या कहानी है। तो देखिए एक सिडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना,
उसने एक रूल दिया था जिसे हम बोलते हैं सिडविक EAN रूल। क्या बोलते हैं? सिडविक EAN रूल। सिडविक EAN रूल, ठीक है ना। इस रूल के अकॉर्डिंग जिस कॉम्प्लेक्स में आपके मेटल आयन का एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आता है, 36 मतलब नियरेस्ट नोबल गैस के पास में आता है, वो आपका कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर हम देखें नोबल गैस आपकी कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखें हम तो 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। मतलब जिस मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के पास में आएगा उसकी जो स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे अगर 2D वाला एलिमेंट है, ठीक है, तो वो आपके नियोन के एटॉमिक नंबर को अटेन करने की कोशिश करेगा। 3D वाला आपके आर्गन को, ठीक है, 4D वाला आपके 3D वाला आपके क्रिप्टोन को ऐड करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। 3D आपका स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, ठीक है, 3D सीरीज, तो आपका क्रिप्टोन को ऐड करने की कोशिश करेगा। 4D वाला आपके जीनोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या मतलब उसके EAN एटॉमिक नंबर को अटेन करने की कोशिश करेगा। और आपका 5D सीरीज वाला रेडॉन के लिए, ठीक है ना। तो होता क्या है, जो आपके 36 अटेन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स, उन कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर कॉम्प्लेक्सेस। यही है आपका EAN रूल सिडविक का, ठीक है ना। बट ये हर केस में लागू भी नहीं होता है, एप्लीकेबल भी नहीं होता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे रहेंगे जिन पे ये अप्लाई नहीं होता, बट ये जो आपके मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनके ऊपर मोस्टली एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम इस रूल को पढ़ते हैं। जो मेटल कार्बोनिल में भी एक दो एक्सेप्शन है, उनको छोड़ दो तो मैक्सिमम मेटल कार्बोनिल के ऊपर ये आपका सिडविक का EAN रूल अप्लाई होता है स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। इसलिए हम इस रूल को पढ़ते हैं। बाकी नॉर्मली मेटल कार्बोनिल के अलावा ये जो आपका रूल है ये मैक्सिमम जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मेटल कार्बोनिल के केस में हम इसको एप्लीकेबल मानते हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 पॉइंट है जो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि जितने भी एटम्स है, ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्सेस है उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी अगर वो आपके नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं आपके। तो हम लिख सकते हैं द एलिमेंट्स और द कॉम्प्लेक्सेस विच attain the nearest noble gas electronic configuration, या आप पूरा लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन the complexes which attain the nearest noble gas electronic configuration in effective atomic number they have more stability compared to other complexes, ठीक है। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बट मैक्सिमम केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना। बट फॉर मोस्ट ऑफ द complexes it is not valid, but for metal carbonyls it is valid
विथ सम एक्सेप्शन, विथ सम एक्सेप्शन। तो जनरली हम इसको मेटल कार्बोनिल के केस में ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं करेंगे, केवल और केवल जब हमने अपने को मेटल कार्बोनिल्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होती ना, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये आपके काम आता है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब अगर हम देखें इसकी एप्लीकेशन कि ये हमारे कहाँ काम आ सकता है, तो ये आपके मेटल कार्बोनिल्स के अंदर काम में आ सकता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ सिडविक्स EN रूल। अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, जैसे मैंने आपको कोई अननोन कंपाउंड दिया या कॉम्प्लेक्स दिया FeCO होल X, ठीक है, और मैंने आपको पूछा कि X की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो X की वैल्यू हमें बताने के लिए इस कंडीशन में हम काम में लेंगे आपका सिडविक्स रूल। सिडविक्स रूल क्या कहता है कि जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो आपका मेटल है, आयरन है, वो क्या अटेन करने की कोशिश करेगा, जो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होने की कोशिश करेगा, ठीक है। आयरन की नियरेस्ट नोबल होती है आपकी 36, जो अभी हमने देखा, नियोन आर्गन क्रिप्टोन 36। तो इसका मतलब क्या है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, ठीक है। इसको आप इक्वल कर दीजिए जो हमारा फॉर्मूला है उससे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना आपका 26, प्लस ये मेटल कार्बोनिल पे चार्ज होता है 0, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका 0, ठीक है, प्लस मेटल कार्बोनिल अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 इंटू एक्स, ठीक है। इसको इसके इक्वल कर दीजिए, 36 में से 26 गए, 10 इज इक्वल टू 2x, यहाँ से x की वैल्यू आती है 5। मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड होना चाहिए आपका वो होना चाहिए FeCO होल 5, ठीक है। इस कंडीशन में हम मेटल कार्बोनिल्स के जो आपके CO ग्रुप कितने अटैच है मेटल से, उसके नंबर्स के कैलकुलेशन के लिए हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे Ni या फिर आप ले लीजिए CrCOX, ठीक है। यहाँ आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वही आपका 36 इज इक्वल टू क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 प्लस चार्ज कितना है 0 प्लस 2x, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो मतलब इस मेटल कार्बोनिल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CrCO होल 6। तो इस तरह से हम किसी भी मेटल कार्बोनिल्स का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेटल से कितने कार्बोनिल कंपाउंड आपके जुड़े हुए हैं, अटैच है, ठीक है ना। यही इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है फ्रॉम Sidwick's EN rule we can calculate the number of carbonyls which are attached to the central metal atom, ठीक है, क्लियर है। जो आपके सेंट्रल मेटल एटम होती है, ठीक है ना, इसे हम मोनोन्यूक्लियर एटम भी बोल देते हैं, ठीक है ना। मोनोन्यूक्लियर मतलब यहाँ पे आपका एक ही मेटल है, ठीक है। अगर दो होते तो आपका पॉलीन्यूक्लियर आ जाता, पॉलीन्यूक्लियस बोल देते, ठीक, लेकिन अभी क्या आपका मोनोन्यूक्लियस एटम है, ठीक है। तो फ्रॉम सिडविक्स EN रूल वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बोनिल्स विच आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे नोट कीजिए, ये दो एग्जाम्पल भी नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसकी सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है ना।
इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है आपकी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर एंड polymerization tendency, tendency of metal carbonyls, इसके बारे में हमें पता चलता है। देखिए कैसे हमें पता चलता है, देखिए आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ठीक है, मान लो सपोज करो ये आपके पास आ रहा है 34, किसी का कॉम्प्लेक्स के लिए आ रहा है 35 और किसी के लिए आ रहा है 37 आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिडविक्स रूल क्या आना चाहिए आपका 36, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए आपका एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए 36, ठीक है। तो 34 वाला क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और 36 पे आने की कोशिश करेगा। 35 वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और 36 पे आने की कोशिश करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि 36 पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। 37 वाला 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करेगा और कहाँ आने की कोशिश करेगा 37 पे, ठीक है। तो देखिए ये आपका 34 है, ये 35 है, ठीक है। अगर 35 वाले को 36 पे आना है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इसको गेन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तो अपने आप को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। या फिर ये क्या करेगा, ऐसे आपके 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके, ठीक है, डाइमर की फॉर्म बना लेंगे, डाइमराइज हो जाएंगे। तो डाइमराइज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो 35 से वो कहाँ पहुँच जाएगा आपका 36 में, ठीक है। 34 वाला है, 34 वाले को 36 में पहुँचना है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। और 3 आपके कॉम्प्लेक्स मिलके ट्राइमराइज होंगे, एक ट्राइमर फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। ये है आपका पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी, ठीक है। तो इसकी क्या कोशिश रहेगी, ट्राइमराइज होने की। इसकी क्या टेंडेंसी रहेगी, डाइमराइज होने की, ठीक है। अगर वो डाइमराइज हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो उसका नेचर जो होगा एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो वर्क करेगा। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के हम पता कर लगा सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। यहाँ हम बात करें 37 पे, इसको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या लूज करेगा, ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब ये खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो सामने वालों को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो किसकी तरह ये वर्क करेगा, आपके एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। और ये आपके किसकी तरह वर्क करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर का हमें पता चल सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, MnCO⁵, ठीक है। इसमें आप मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए, ठीक है, अगर हमें बताना है तो। अगर हम इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करें तो मैग्नीज 25, ठीक है, प्लस चार्ज कोई नहीं है, 0 है, प्लस 5 × 2 10, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है 35, इसको जाना है 36 पे, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। और ये MnCO⁵ प्लस की फॉर्म में रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो माइनस की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं मान लो यहाँ पे CO5 की जगह CO6 ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे 6 × 2 कितना होगा 12। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 37, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये, तब किस फॉर्म में रहेगा, आपके प्लस फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि सामने वाला एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ये यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा आपका, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा ये MnCO⁴, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, वेनेडियम
स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक है, होल 6 ले लीजिए, ठीक है। इसका आप मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताइए अगर मैं आपसे बात करूं। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 प्लस 0 प्लस 6 2 जा 12, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया आपके पास 35 आया, तो एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके VCO होल 6 माइनस की फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तब वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, आपके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एज किसकी तरह वर्क करेगा, आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। 35 है ना, 35 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है इसकी टेंडेंसी डाइमराइज होने की हो। डाइमराइज होने की मतलब जो आपका VCO होल 6 है, ये आपके 2 मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल मिलके आपके V2CO होल 12, ठीक है, इस टाइप की कोई यूनिट बना सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो बन सकती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में हर बात पॉसिबल हो, ठीक है। अगर पॉसिबल है डाइमराइज होना, ट्राइमराइज होना, तो वो आपके हो जाते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आपके एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो रहा है आपका डाइमराइज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर हमें कुछ मेटल कार्बोनिल्स दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, तो आपको क्या करना है, उसमें पहले सबके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, ठीक है। देखना है कौन आपके एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन पार्ट है जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज हमने आपके लेक्चर में सबसे पहले तो एटॉमिक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना हमने सीखा था, ठीक है, कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना सीखा जो कि इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन पे गए जहाँ पे सिडविक रूल एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो जो मेटल कार्बोनिल्स, 2 एप्लीकेशन है मेन इसकी, जो मेटल कार्बोनिल्स आपके 36 नंबर या मतलब नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी बाकी अदर कॉम्प्लेक्सेस से, ठीक है। और जिसकी कम या ज़्यादा EN है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस नोबल गैस के नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करेंगे और इस दौरान वो वर्क करेंगे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो ये 2 एप्लीकेशन थी जो हमने देखी थी, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC, ठीक है ना। इनका जो नोमेनक्लेचर होता है आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो किस हिसाब से किया जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।